औरत ने कभी सोचा भी नहीं था, बस यूं ही बोल दिया और उसके सपने तुरंत सच हो गए। बाकी लोग भी सब चौंक गए, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ। बेवकूफ सा आदमी बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी सबको समझ आया ये लोग तो माइनफील्ड में डांस कर रहे थे। चीजें इतनी अचानक हुई कि कुछ समझ ही नहीं आया। सब घबरा गए। वे वापस कार में गए और सिर पकड़कर रोने लगे। सिर्फ लुइस थोड़े शांत थे। कुछ शवों को देखकर उन्हें एक बात याद आई। मन में एक विचार आया। अगले दिन सुबह नेकलेस वाला आदमी जैसे ही आंखें खोलता है, लुइस अकेले कार के बाहर बैठा हुआ दिखता है। सामने 2 नई कब्रें हैं, पास में एक फावड़ा है, साफ दिख रहा है वह पिछली रात पूरी नहीं सोई। अपनी जान का खतरा उठाकर माइनफील्ड में घुसा और अपने साथियों के शव वहां ले आया। नेकलेस वाला थोड़ा हैरान है। लुइस कुछ दिन पहले ही टीम में शामिल हुआ था, उनके साथ ज्यादा परिचित भी नहीं था। उसने ये कैसे किया? लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा। सबसे जरूरी काम ये है कि बाहर कैसे निकलें। और लुइस के पास इसके लिए पहले से योजना थी। दिशा तो तय थी। Tenemos que llegar a esa montaña. En las rocas hay minas. लेकिन ये सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी अब इतनी लंबी लग रही थी क्योंकि सिर्फ एक गलत कदम और मौत तय थी। जलती हुई कार के मलबे को देखकर सबने निराश होकर आह भरी। बाहर निकलना वाकई आसान नहीं था। खैर, एक और कार बची थी। वे पिछले कार के निशान पर चले और फिर वही तरीका अपनाया। स्टीयरिंग और गैस को फिक्स किया ताकि कार सीधे आगे बढ़े। इस तरह से उन्होंने खुद के लिए माइंड क्लियर किया। खुशकिस्मती से ये कार तुरंत नहीं फटी, लेकिन चलते चलते फिर रास्ता बदल गया। सबके निराश और चिल्लाने वाले नजरों के सामने उसने मोड़ लिया और तुरंत धमाका हुआ। एक जोर की आवाज और कुछ लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वे कार के निशान के अंत तक पहुंचे और कुछ दसियों मीटर दूर की चट्टानी जगह को देखकर एक पल के लिए समझ ही नहीं आए कि क्या करें। अब कार नहीं है, खाना खत्म हो गया, पानी भी सिर्फ आखिरी बोतल बची है। आगे बढ़ना मतलब मौत लेना, यहाँ रुकना मतलब ठंड या भूख से मरना। भले ही दोनों ही मौत हैं, लेकिन माइनफील्ड पार करने का ख्याल ही डरावना था। हर कदम पर सावधान रहना जरूरी था। सबके दिल में डर उभरा, जिससे वे एक कदम भी नहीं बढ़ा सके। बाकी लोग लगभग सबने हार मान ली थी। समय बिताने के लिए बस बात करते रहे। हमेशा शांत रहने वाले लुइस अचानक उठ खड़े हुए और स्थिर होकर चट्टानों की ओर बढ़े। लुइस, ¿Qué haces? शायद लुइस अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के लिए रास्ता निकालना चाहते थे। ऐसा करने से शायद वह अपने लिए प्रायश्चित भी कर रहे थे। भले ही कोई उसे दोष नहीं दे रहा था, पर उसकी नजर में अगर उसकी जिद और गलती न होती तो उसका बेटा मरता नहीं और ये लोग भी ऐसी स्थिति में नहीं फंसते। कुछ दिन पहले लुइस मोरक्को पहुंचे। किसी ने उन्हें बताया कि रेगिस्तान में एक धमाकेदार पार्टी चल रही है। वहाँ शायद वह अपनी गायब बेटी को ढूंढ सकते थे। बेटी पहले ही 5 महीने से गायब थी। लुइस बेचैन थे। वह अपने बेटे के साथ लोगों से फोटो दिखाते और पूछते कि क्या उन्होंने इस व्यक्ति को देखा है। तेज संगीत, उत्तेजित भीड़ और अजीब टैटू, लबों की छड़ी और धुंधली आंखों का मेकअप, ये सब लुइस को बहुत परेशान कर रहे थे और वह मानते थे कि उनकी बेटी शायद इन्हीं चीजों में उलझकर घर छोड़कर गई थी। बेटी को ढूंढने के लिए उन्होंने खुद को संभाला और अजीब लोगों से सीधे न टकराने की कोशिश की। पहले दिन कोई सुराग नहीं मिला तो दूसरे दिन फिर खोज शुरू की। पूरी रात न सोए लुइस रेगिस्तान में कुछ लोगों को देखकर कोशिश करने की सोच के साथ उनसे पूछताछ की और उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। रेगिस्तान में एक और पार्टी हो रही थी। शायद वहाँ उनकी बेटी मिल सकती थी। तभी एक समूह सैनिक अचानक आए। उन्होंने जोर जबरदस्ती संगीत बंद कराया और कहा कि यह क्षेत्र अब सैन्य नियंत्रण में है। सभी यूरोपीय तुरंत चले जाएं। लुइस को भी मजबूरन कार में चढ़ना पड़ा, लेकिन रास्ते में एक छोटी बालों वाली महिला मौके का फायदा उठाकर कार में चढ़ी और सभी को वहाँ से निकाल लिया। लुइस भी चुपचाप उनके पीछे गए। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनका पीछा कर रहे हैं। उनके बेटे ने भी साथ में विनती की। पिता पुत्र की अच्छी नीति ने उन लोगों को नाराज होने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने सलाह दी कि पार्टी रेगिस्तान के अंदर है और उनकी पुरानी वैन वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन लुइस जिद पर अड़े रहे। इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, बस उन्हें पीछे पीछे आने की अनुमति दे दी। रात में लुइस ने अपने बेटे के साथ मिलकर तंबू लगाया। उनके हाथ पांव के हलचल देखकर लगता था कि उन्हें बाहर रहने का कोई अनुभव नहीं था। रेगिस्तान का रास्ता वाकई पुरानी वैन के लिए मुश्किल भरा था। एक गड्ढा पार किया तो सामने एक और बड़ा पानी का गड्ढा दिखा। दूसरी गाड़ियों को आसानी से गुजरते देख लुइस परेशान हो गए। तभी सामने वाली गाड़ी अचानक तेजी
तेजी से भाग गई। लुइस बहुत गुस्से में आ गए। कभी खुद को कोसते कि बेवकूफ था, ऐसा जगह क्यों आया। कभी बेटे से गुस्से में कहते कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पिता गुस्से और घबराहट में उलझा हुआ था। बेटा डर के मारे कुछ कह न सका, बस शर्म के मारे खिड़की की ओर देखता रहा। तभी उसने लौटती बड़ी गाड़ी देखी। पता चला कि वे लुइस की मदद नहीं कर रहे थे, बस मुड़ने की जगह ढूंढ रहे थे। उनकी मदद से वैन मुश्किल से पानी के गड्ढे को पार कर गई। धन्यवाद स्वरूप लुइस ने अपनी थोड़ी बची चॉकलेट में से एक हिस्सा निकाल दिया। छोटी बालों वाली महिला ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए भी बुलाया। यह बात ही दिखाती थी कि महिला जीवन को किस नजरिए से देखती थी। वे स्वतंत्रता की चाहत रखते थे और किसी कारण से परिवार और सभ्य समाज से दूर थे। अब वे धन और पद की दौड़ में नहीं थे। उनका सबसे बड़ा सुख संगीत और नृत्य था। वे आज जो है वही जीलो वाले अंदाज में जीते थे। एक दिन खुशी से जिए। लेकिन इस समय लुइस को यह सब बहुत शोर शराबा लगा। छोटी बालों वाली महिला ने कहा कि ये संगीत सुनने के लिए नहीं है, बल्कि नाचने के लिए है। लुइस को अचानक याद आया कि महिला ने पहले भी ऐसा कुछ कहा था। कुछ समय के लिए गाड़ी में चुप्पी छा गई। अगले दिन सुबह बेटे का पाला हुआ कुत्ता गायब था। सबने चारों तरफ खोजा और घास में उसे ढूंढ लिया। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद उसने कोई नशीली चीज खा ली थी। लंबी दाढ़ वाली महिला और उसके दोस्त आपस में हंसी मजाक करने लगे, चिल्ला रहे थे कि यह तो एक दूसरे की शरारत है। लुइस गुस्से में चिल्लाए और कहा कि चुप रहो। लेकिन इस घटना के बाद सबके रिश्ते और घनिष्ठ हो गए। वे एक ही गाड़ी में जमा होकर अपनी खुशी और शर्मनाक घटनाओं को साझा करने लगे। लंबी बाल वाली महिला ने लुइस के बेटे का स्टाइलिश हेयर कट भी किया। पेट्रोल और खाना सबने मिलकर साझा किया। अगले दिन सड़क पर कई सैनिकों की मरी हुई गाड़ियां देखकर समूह ने अपनी पहचान न खुलने के लिए पहाड़ी रास्ता चुन लिया। कारें सावधानी से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रही थीं। रास्ते में कई पत्थर उड़ते। बेटा खिड़की से कसकर पकड़ा, जैसे टायर कुछ ही मीटर दूर खाई के किनारे थे। तनाव के मारे लगातार निगल रहा था। लुइस भी बेटे को समझाने का मन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह खुद भी पसीने से तरबतर हो रहे थे। रात में हालात और खतरनाक हो गए। तेज बारिश से वाहन की चक्की कीचड़ में फंस गई। दृश्यता बहुत कम थी और गाड़ी लगभग नियंत्रण खो चुकी थी। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गाड़ी खाई में नहीं गिरी, लेकिन पहिए कीचड़ में फंस गए। सुबह होने पर लुइस ने गाड़ी ठीक करने में मदद की। बेटे को खाई के किनारे कुत्ते के साथ खेलते देख थोड़ी नाराजगी हुई और उसे वापस गाड़ी में रहने के लिए कहा। बेटा थोड़ा अनिच्छा में था, लेकिन फिर भी मानकर गाड़ी में बैठ गया। सब मिलकर मेहनत करके आखिरकार गाड़ी कीचड़ से बाहर निकालने में कामयाब हुए। खुशी मनाने लगे ही थे कि अचानक पास से तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज आई। लुइस पागलों की तरह आगे बढ़े, लेकिन केवल आंखें फाड़कर देख सकते थे कि गाड़ी खाई में गिर रही है। कानों में बेटे की आखिरी चीखें गूंज रही थीं। लुइस टूट गए। संघर्ष करते हुए खाई के किनारे जाने की कोशिश की। एक लड़के ने सावधानी से खाई के किनारे झुककर देखा और चुपचाप दूसरों को बताया कि बच्चा पहले ही कुचला जा चुका है। सबको यह बुरी खबर लुइस को बताने का साहस नहीं था। उसे आगे बढ़ने की ताकत देने के लिए सबने योजना बनाई कि पहले किसी तरह मदद ढूंढी जाए, लेकिन वे भटक गए। सुनसान रेगिस्तान में एक पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। आखिरकार कुछ घर दिखाई दिए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। छोटी बालों वाली महिला लुइस के पास खड़ी रही, उसकी बेहोशी और गुस्से से कुछ भी कर देने की संभावना को रोकने के लिए। तभी पास में एक चरवाहा दिखाई दिया। सबने जल्दी से उसके पास जाकर रास्ता पूछा, लेकिन उनके अजीब कपड़े और अधूरे अंग देखकर चरवाहा डर गया और बिना मुड़े भाग गया। इस देरी की वजह से बड़ी मुसीबत आ गई। लुइस अपनी बेटी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब बेटे को भी खो बैठे। लुइस गहरे अपराध बोध और पछतावे में डूब गए। अगर वह पीछे नहीं आता, अगर हैंड ब्रेक न भूलता, अगर उसने बेटे को गाड़ी में न बैठाया होता, शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन दुनिया में इतने अगर नहीं होते। अकेले लुइस ने खुद को बर्बाद करने का विचार किया। वह अकेला रेगिस्तान की गहराइयों की ओर चला गया और दूर दूर बढ़ता गया। कितनी देर चला पता नहीं चला। लुइस थककर और बीमार होकर रेगिस्तानी तूफान में गिर पड़ा। जब इंजन की आवाज सुनी, तभी वह मुश्किल से उठ पाया। पहले ही खो चुका था। सबने लुइस को ढूंढने के लिए कई फालतू रास्ते तय किए। एक समय के लिए दिशा का पता ही नहीं था, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिर कौन एक पिता को दोष दे सकता है जिसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया हो। अगले दिन सुबह जैसे ही लुइस ने आंखें खोली, देखा कि वह दूसरों के साथ घिरा हुआ था। वह स्वाभाविक रूप से जाने की कोशिश करने लगा। सोचा और फिर लेट गया। ये बेघर लोग एक दूसरे को परिवार मानते थे। अब खुद के पास भी घर नहीं था, तो उनसे उसका क्या फर्क था। आखिरी खाने की चीज खा लेने के बाद सबने स्पीकर निकाला और कुछ आवाज करने का सोचा, शायद किसी और को आकर्षित कर सकें, साथ ही थोड़ी नृत्य करके तनाव कम कर सकें। लुइस उंगलियों से हवा महसूस कर रहे थे, लय की धुन महसूस कर रहे थे। इस पल उन्हें आखिरकार समझ आया कि इन लोगों ने यह जीवन विकल्प क्यों चुना। बेटे के खोने का दर्द हिलते शरीर के साथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी कानों में धमाके की आवाज गूंजने लगी। पहले की तुलना में
अब लुइस बहुत शांत थे। शायद वह शांत नहीं हुए बल्कि सुन्न हो गए थे। बेटी नहीं मिली, बेटा खाई में गिर गया और ये लोग भी उसके साथ अपने परिवार खो चुके थे। 5 का समूह अब 3 रह गया। लगातार झटकों ने उसे सब कुछ महत्वहीन महसूस कराया। जीना या मरना बस वैसा ही था। इसलिए वह खड़ा हुआ और बेफिक्र होकर एक क्षेत्र की ओर बढ़ा और फिर चमत्कार हुआ। लुइस सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंच गए। बाकी लोग विश्वास से बाहर थे। पहले ही टूट चुके हाथ वाला आदमी लुइस को सुरक्षित देखकर बिना पीछे देखे उसके निशान पर चलते हुए आगे बढ़ा। लेकिन उसके लिए यही नहीं हुआ, एक और साथी खो गया। बाकी 2 लोग सिर पकड़कर रोने लगे। साथ ही वे भी हैरान थे, लुइस कैसे सुरक्षित पार कर गया। हाथ वाला आदमी उसके निशान पर चलते हुए माइन पर चल पड़ा। लुइस खुद भी नहीं समझ पाए कि यह कैसे हुआ। यह सुनकर बाकी 2 लोग लंबी देर तक हिचकिचाए, फिर हिम्मत जुटाकर एक बार आखिरी दांव लगाने का फैसला किया। चमत्कार फिर से हुआ। आंखें बंद करके आगे बढ़ने वाले दोनों लोग भी माइनफील्ड पार करने में सफल रहे। वे पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए एक नैनो से भरी ट्रेन तक पहुंच गए। इस पल सब चुप थे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अब आगे कहां जाएं। अंत के करीब फ्रांसीसी निर्देशक ओलिवियर रक्शे का 2025 में रिलीज हुआ काम है। इसने अट्रैक्ट में कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्राइज जीता और अगले साल ऑस्कर के बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म में भी जगह बनाएगी। साथ ही यह कांस फिल्म फेस्टिवल की सबसे विवादित फिल्म भी थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसने परंपरा तोड़ी और रोड मूवी की संभावनाओं को नए तरीके से परिभाषित किया। इसमें न तो रोमांस है न संघर्ष, यहाँ तक कि गंतव्य भी अस्पष्ट है। यह फिल्म बेतुकेपन और वास्तविकता के मिश्रण से अनोखा और पागलपन भरा अनुभव देती है। विरोधियों ने आलोचना की कि यह खाली सौंदर्य शास्त्र का ढेर है जिससे कथानक की खामियां छुपाई गई हैं और इसमें नाटक और पात्र चित्रण की कमी है। पारंपरिक दृष्टि से देखें तो अंत के करीब शायद पूरी तरह से एक परिपूर्ण फिल्म नहीं है, क्योंकि यह ऐसा लगता है जैसे कहानी पूरी नहीं हुई। पहले भाग में रोड कॉमेडी के माध्यम से पात्रों के बीच गर्मजोशी और हास्य दिखाया गया। बाद के भाग में अचानक हुई दुर्घटनाओं के कारण बहुत ही कम समय में यह अंधेरी और डरावनी जीवन खेल में बदल जाती है। पिता पुत्र की बेटी खोजने की कहानी धीरे धीरे भ्रमित और अमूर्त हो गई। लेकिन यह फिल्म आपको कहानी से नहीं बल्कि माहौल से भीतर खींच लेती है। उदास और भ्रमित इलेक्ट्रॉनिक संगीत, पूरे फिल्म में बास सिस्टम का उपयोग, निर्देशक की सूक्ष्म ध्वनि डिजाइन के माध्यम से फिल्म में डूबने का अनुभव बढ़ाता है। यह दर्शकों को फिल्म की मानसिक दुनिया में आसानी से ले जाता है। अनंत फिल्म की ध्वनियाँ, अनंत रेगिस्तान, असीम विनाश, शरीर और आत्मा का अंतिम विस्थापन पेश करते हैं। इस फिल्म का नाम इस्लामिक मान्यता के अनुसार उस झूलती हुई पुल का प्रतीक है जो स्वर्ग और नरक के बीच होता है। हर आत्मा को इस परीक्षा से गुजरना होता है। यही फिल्म का रूपक भी है। पिता और पुत्र की यात्रा सिर्फ बेटी खोजने की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की पुल परीक्षा भी है। फिल्म हमें स्पष्ट नहीं बताती कि वे अंत तक पहुँचे या नहीं, लेकिन वह रास्ता खुद ही एक झूलती हुई पुल की तरह है। हर कदम मोक्ष और विनाश का मिश्रण है। निर्देशक रक्शे के शब्दों में, हम हर दिन नैतिकता और जीवन की स्टील की डोरी पर चलते हैं। फर्क केवल इतना है कि क्या हम अपने नीचे गहरी खाई को महसूस कर रहे हैं